गोरी घमंडी सास की काली बेटी और गोरी बहू। शिल्पा एक गोरी चिट्टी औरत थी। उसे अपने गोरे रंग पर बहुत घमंड था। शिल्पा के दो बच्चे मोहित और अदिति थे। मोहित तो अपनी माँ की ही तरह गोरा था, लेकिन अदिति का रंग बिल्कुल अपनी माँ से मेल नहीं खाता था, जिस वजह से शिल्पा अपनी ही बेटी से नफरत करती थी। अरे अरे अरे, आज तो मैं बड़ी थक गई। बाजार जाकर सामान लाना भी आसान नहीं है। माँ, आप क्या लाई हो? ऐसे पूछकर अदिति शिल्पा के लाए हुए सामान को देखने लगी। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर साड़ी है, इसका रंग कितना प्यारा है। अदिति साड़ी को देख ही रही थी कि तभी शिल्पा उसके हाथों से साड़ी छीनकर बोली, अरे ये तेरे लिए नहीं है, कर लो। मैं जानती हूँ माँ। जानती है तो इसे हाथ मत लगा। ये साड़ी मैं अपने लिए लाई हूँ। सोच तो रही थी कि तेरे लिए भी खरीद लूं, लेकिन मनहूस तेरी काली शक्ल को सोचते ही अच्छे से अच्छी चीज की खूबसूरती ही खत्म हो जाती है। तो हर चीज को पहनकर बस बदसूरत ही दिख सकती है। अपनी ही माँ के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर अदिति को रोना आ गया। माँ, मैं भी आपकी ही संतान हूँ, फिर आप मुझसे इतना क्यों चिढ़ती हो? चुप कर, होली तू मेरी संतान। मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी भी एक गोरी चिट्टी सी बेटी हो, जिसे मैं राजकुमारियों की तरह रख पाऊं, लेकिन मुझे मिला क्या? ये काली बंदरिया। जा दफा हो जाए यहाँ से। शिल्पा ने बिना बात ही अपनी बेटी को बहुत बातें सुनाई। अदिति दुखी हो गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी, लेकिन शिल्पा ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। कुछ देर बाद मोहित घर आया। माँ, अदिति कहाँ है? कमरे में है। सुबह से ही ड्रामे शुरू कर रखे हैं उसने। जरूर आपसे ही उसकी कोई बात हुई होगी। अदिति। मोहित अदिति के कमरे में चला गया। अदिति रो रही थी। मोहित ने किसी तरह उसे चुप करा लिया। तो माँ की बातों को दिल पर मत लिया कर। तू तो जानती है ना, उन्हें तो ऐसे बोलने की आदत ही है। देख, तेरे भैया को तेरी आंखों में आंसू नहीं, बस शरारत अच्छी लगती है, इसलिए अब से नो रोना धोना, ओके? जी भैया। चल तो अब हंसकर दिखा। मोहित अदिति के साथ खेलने लगा। अदिति को हंसी आ गई। उसकी माँ जितनी जुल्मी थी, उसका भाई और बाप अदिति का उतना ही ध्यान रखते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब अदिति के भाई मोहित की दिशा नाम की एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी हो चुकी थी। शिल्पा ने दिशा का सिर्फ रंग रूप देखकर उसे अपने बेटे के लिए चुन लिया था। दिशा बहुत ही घमंडी और एटीट्यूड वाली लड़की थी और अब दोनों गोरी गोरी सास बहू मिलकर बेचारी अदिति पर खूब जुल्म ढाते थे। मैंने कितनी बार बताया है कि मैं शुगर फ्री टी ही पीती हूँ। काली कलूटी, तू चाहती है कि मेरी फिटनेस खराब हो जाए? हो भी सकता है बहू, ये काली खुद तो किसी भी गिनती में नहीं है। ऐसी बात है तो ये ले। दिशा ने सारी चाय अदिति के मुंह पर उड़ेल दी। रिलैक्स, ये चाय गर्म नहीं है। आई बड़ी चीखने वाली। आइंदा कभी भी मुझे इतनी मीठी और काली चाय कभी मत देना। दिशा ऐसे बोलकर चली गई। कल लो काम करना सीख ले, वरना हर रोज यही होगा। वैसे शो देखने में मजा बहुत आया। शिल्पा भी अपनी बेटी का मजाक बनाती हुई चली गई। बेचारी अदिति इन सभी अत्याचारों को बस खामोशी से सहन कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन शिल्पा को जोरों का बुखार हो गया। हाय, मार डाला। माँ, क्या हुआ आपको? अरे मनहूस, दिखता नहीं है क्या तुझे? मुझे बुखार है। जाओ और दिशा को मेरे पास भेज। अदिति ने दिशा को शिल्पा के पास भेज दिया। क्या है मम्मी जी? बहू देख, आज मेरी तबीयत खराब है। हाँ तो? मैं बिस्तर से नहीं उठ पाऊंगी। तू एक काम कर, मेरे लिए अपने हाथों से कोई हल्का फुल्का नाश्ता बना ला। तबीयत खराब है और आपको नाश्ते की पड़ी है? सासू माँ, मैं आपकी बहुरानी हूँ, नौकरानी नहीं जो आपके इशारों पर नाचती फिरूं। खुद कीजिए जो करना है या करवाइए अपनी कल्लों से। दिशा ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन अदिति ने सारी बातें सुन ली थी। उसने अपनी माँ के लिए साबूदाने की खीर बनाई और शिल्पा को नाश्ता करवाया। माँ, कोई और काम हो तो आप मुझे बेझिझक बता देना। हर थोड़ी देर में अपनी माँ का टेम्परेचर चेक करना, समय से दवाई देना, सभी काम अदिति ही कर रही थी। दिशा तो बस अपने ही कामों में बिजी थी, लेकिन इस सब के बाद भी शिल्पा को अकल नहीं आई और वो अभी भी अपनी बहू की ही चापलूसी कर रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिशा घर का कोई काम नहीं देखती थी, फिर भी शिल्पा उसे ही प्यार करती थी और अब दिशा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बहू, ये ले दूध पी। मुझे तुझसे दूध जैसा गोरा चिट्टा ही बच्चा चाहिए।
बेफिक्र रहिए माँ, मेरा बच्चा जरूर मेरी ही तरह गोरा और सुंदर पैदा होगा। शिल्पा अपनी बहू की बहुत खिलाई पिलाई करती थी और वो अपनी ही बेटी को दिशा से बहुत दूर रखती थी। अरे कल्लो कहाँ जा रही है? भाभी को सूप देने। ए ला इधर दे, मैं उसे दे आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरे रंग का परछावा मेरे पोते या पोती पर पड़ जाए। अदिति को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे देखते ही देखते दिन बीत गए और दिशा की डिलीवरी का वक्त आ गया। शिल्पा और दिशा दिल से गोरे बच्चे के इंतजार में थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जो बड़ा ही चौंका देने वाला था। बहू, तेरी बेटी तो जरा भी तेरे रंग पर नहीं है। सही कहा माँ। दिशा की बेटी का रंग बिल्कुल अदिति की तरह काला था। ये देखकर शिल्पा और दिशा दोनों को ही बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अस्पताल में कोई इशू क्रिएट नहीं किया। 2 दिन बाद दिशा अपनी बच्ची के साथ घर आई। अदिति दरवाजे पर ही उसके इंतजार में खड़ी हुई थी। आओ भाभी। अदिति के ऐसे बोलते ही दिशा ने उसे करारा थप्पड़ मारा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। तूने जानबूझकर ऐसा किया है ना? मनहूस, तेरा परछावा पड़ने से मेरे बच्चे का रंग काला हो गया। तुझे तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। दिशा अदिति को सुना ही रही थी कि तभी मोहित ने दिशा को एक थप्पड़ मारा। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये काले गोरे का नाटक। अगर मेरी बहन के खिलाफ अब किसी ने एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन से इस रंग ने मेरी बहन को एक माँ का प्यार नहीं मिलने दिया। आप सभी समझते क्यों नहीं हो? काला रंग कोई अभिशाप नहीं है। श्री कृष्ण काले थे, काली माता, शनिदेव, इन सभी का रंग गोरा नहीं था, लेकिन ये लाख गोरे लोगों से बढ़कर हैं। आपको समझना चाहिए, रंग रूप देना ये सब ऊपर वाले के हाथों में है। लेकिन हाँ, हर इंसान को प्यार मिलना चाहिए। अगर एक माँ ही अपनी बेटी की दुश्मन हो जाएगी तो कैसे चलेगा? मोहित ने सभी को बहुत समझाया। अदिति बस खड़ी हुई रो रही थी। मोहित की बात सुनकर शिल्पा और दिशा को उनकी गलती का एहसास हो गया। बेटा, मुझसे आधी उम्र का होकर आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे माफ कर दे अदिति, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे भी माफ कर दो नंद जी। माँ को देखकर मैं भी ना जाने किन बातों में आ गई थी। मैं भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आप सभी को समझ आया, यही बड़ी बात है। आप माफी मत मांगो। अदिति ने अपनी माँ और भाभी को गले लगा लिया। इस बच्ची को सबसे पहले गोद में तुम ही लो अदिति, ये तुम्हारे पास आना चाहती है। अदिति ने खुशी से अपने भाई की बेटी को गोद में लिया। उस दिन एक नया मेहमान घर में नया सवेरा लेकर आया था। उस दिन के बाद से शिल्पा और दिशा ने कभी रंग का भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। शारदा अपनी एक बेटे और 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसका पति बहुत सालों पहले ही दमा रोग के कारण इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। शुरुआत से ही सभी बच्चों की जिम्मेदारी शारदा अकेले ही संभाले आ रही थी, लेकिन अब उसका बड़ा बेटा प्रीतम पढ़ लिख कर अपनी माँ के कंधों को थोड़ा सुकून दे रहा था। माँ, मेरा टिफिन दे दो। देख, वहीं रसोई में बना हुआ रखा है, वहीं से ले ले। अच्छा भैया, आप काम पर जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। कोई बात? नहीं, बस मैं बोलने आई थी कि ध्यान से जाना। प्रीतम ने अपनी सबसे छोटी बहन की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर वो काम पर चला गया। प्रीतम अपने शहर से बाहर काम करता था। वो रोज सुबह काम के लिए निकल जाता और रात तक घर लौट कर आता। ऐसे ही सिलसिला जारी था। शारदा और तीनों बहनें भी घर के खर्चों में सहारा लगाने के लिए घर में ही फूलों की माला गूंथने का काम करती थी। बेटा, आज पूरी 50 मालाएं बनानी है। नो प्रॉब्लम माँ, हम 50 क्या 100 मालाएं भी बना देंगे। हाँ हाँ, जानती हूँ, मेरी बेटियों के हाथों में तो मशीन फिट है ना? चारों माँ बेटी ऐसे ही हंसी खुशी अपना काम कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। प्रीतम जिस कंपनी में काम करता था, एक दिन उस कंपनी में उसके मालिक की बेटी शिवांगी आई। आज से आप सभी के बॉस मैं हूँ। पापा कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए हैं, तो कंपनी को मैं ही संभालूंगी। शिवांगी गोरी चिट्टी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसे देखते ही प्रीतम उसके ऊपर लट्टू हो गया। अब तो वो बस शिवांगी को देखने के बहाने ढूंढता था। क्या देख रहे हो? ओ प्रीतम भाई, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। प्रीतम ने बात को बदल दिया, लेकिन वो सच में ही शिवांगी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते रहे और एक दिन सही मौका देखकर प्रीतम ने कंपनी में ही शिवांगी को प्रपोज कर दिया। मैं भी जिस दिन से इस कंपनी में आई हूँ, तब से ही तुम मुझे अच्छे लगे प्रीतम। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी मंजूरी से ज्यादा जरूरी मेरे पापा की मंजूरी है। मैं उनसे बात कर लूंगा। प्रीतम ने शिवांगी का तो दिल जीत लिया था।
लेकिन उसके सामने शिवांगी का बाप एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह खड़ा हुआ था। जब शिवांगी का बाप विदेश से लौट आया तब शिवांगी ने उसी प्रीतम के बारे में बताया। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है। नहीं बेटा, सिर्फ अच्छाई से कुछ नहीं होता। अच्छाई तुम्हें सिर्फ अच्छा महसूस करवा सकती है, लेकिन वो तुम्हारा पेट नहीं पाल सकती और ना ही तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। मैं ऐसे प्रीतम के हाथों में तुम्हारा हाथ नहीं दूंगा। तो ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है, मैं भी किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शिवांगी, तुम समझ नहीं। पापा, आप नहीं समझ रहे हो। आप भले ही मेरी शादी CEO से ही क्यों ना करवा दो, लेकिन पैसा मुझे वो खुशी नहीं दे पाएगा जो मैं प्रीतम के साथ महसूस करती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर उसका प्यार तुम्हारे लिए इतना ही सच्चा है तो मैं उसे आजमाना चाहूंगा। प्रीतम को बिना बताए शिवांगी के बाप ने उसका टेस्ट लिया। जब शिवांगी और प्रीतम गार्डन में बैठे हुए बातें कर रहे थे तब उसके बाप ने वहाँ कुछ गुंडों को भेजा। अगर ये मेरी बेटी से सच्चा प्यार करता है तो ये इन सभी का सामना करेगा, और अगर नहीं तो ये लल्लू डर कर भाग जाएगा। उन गुंडों ने आकर शिवांगी के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ये सब कुछ देखकर प्रीतम को गुस्सा आ गया और वो उन सभी पर टूट पड़ा। बहुत देर गुंडों और प्रीतम के बीच बिल्कुल फिल्मों की तरह फाइट हुई, लेकिन प्रीतम ने उन सभी से हार नहीं मानी। बहुत देर पिटने के बाद भी वो शिवांगी को छोड़कर नहीं भागा। शिवांगी ये सब कुछ देखकर बहुत डर गई थी। कौन हो तुम लोग? चले जाओ। प्रीतम, प्रीतम। वो गुंडे प्रीतम को पीट रहे थे कि तभी पीछे से शिवांगी का बाप आया। रुक जाओ। उसके ऐसा बोलते ही सभी गुंडे रुक गए। तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब जाओ। पापा? बेटा, मैं प्रीतम को आजमाना चाहता था और इसने ये टेस्ट पास कर लिया। मैं देखना चाहता था कि मुसीबत में ये तुम्हारा साथ देगा या नहीं, और इसने दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। मैं शिवांगी की शादी तुमसे करवाने को तैयार हूँ। इतना सुनते ही मानो प्रीतम के सारे घाव भर गए और प्रीतम को उसके होने वाले ससुर ने गले लगा लिया। फिर क्या था, सभी की रजामंदी से प्रीतम और शिवांगी की शादी हो गई। शिवांगी अपनी शादी में भर भर कर दहेज लेकर आई थी, जिसे देखकर शारदा भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब शादी हुए 1 महीना बीत चुका था। ले बहू, आज मैंने खीर बनाई है। किस खुशी में माँ? आज तेरी और प्रीतम की शादी हुए 1 महीना जो हो गया है। आपको याद था? शुक्रिया माँ। इतने कम समय में ही शिवांगी अपनी ससुराल में बिल्कुल घुल मिल गई थी। वो सभी बहुत प्यार से एकदम खुशी खुशी रहते थे। ये देखो भाभी, मैंने आपके लिए गुलाब के फूलों का हार बनाया है। बहुत सुंदर है, शुक्रिया। ऐसे ही खुशी खुशी शिवांगी के अपने परिवार में दिन बीत रहे थे कि एक दिन शारदा मंदिर से लौट रही थी और लौटते वक्त उसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया। शिवांगी भी उसी के साथ ही थी। माँ उठिए, अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरी सासू माँ को कोई तो अस्पताल पहुँचाओ। शिवांगी रोते हुए सभी से मदद मांगने लगी। कुछ भले लोगों ने उसकी चीख पुकार को सुनकर उसकी मदद कर दी और शारदा को अस्पताल पहुंचा दिया। शिवांगी ने ये खबर अपनी ननंद और पति को भी सुना दी थी। वो सब भी जल्दी से अस्पताल ही आ गए। डॉक्टर, अब मेरी सासू माँ कैसी है? देखिए, उन्हें जो चोट आई है उस पर तो हमने मरहम पट्टी कर दी है, लेकिन क्या हुआ मेरी माँ को? उन्हें पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई है। क्या? जी, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी सिर्फ इस परेशानी की शुरुआत हुई है। अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हमें क्या करना होगा? देखिए, इस परेशानी में आइस बहुत अच्छी रहती है। अगर आप इन्हें आइस बेड यानी बर्फ के पलंग पर लेटाएं तो ये बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर प्रीतम चुप हो गया। अब वो गरीब आइस बेड का इंतजाम कैसे करता? प्रीतम निराश सा ही 2 दिन बाद अपनी पैरालाइज माँ को घर लेकर पहुंचा और घर आकर वो हैरान हो गया। सरप्राइज! ये क्या है? ये मेरी प्यारी सासू माँ के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, बर्फ का पलंग। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने अपने पापा को बोलकर ये मंगवाया है। अब कुछ मत बोलना, क्योंकि मेरी सास मेरे पापा की भी समधन है। इस नाते उन्होंने ये छोटी सी मदद की है। अपनी बहू की बातें सुनकर शारदा मन ही मन बहुत खुश हुई। प्रीतम ने संभल कर अपनी माँ को बर्फ के पलंग पर लेटा दिया। शारदा को उसकी बीमारी के हिसाब से बेस्ट दवा मिल चुकी थी। कुछ दिनों में शारदा उस पलंग पर लेटने की वजह से बिल्कुल ठीक हो गई और उसके सभी घाव भी भर गए। आज अगर मैं चल फिर पा रही हूँ तो सिर्फ मेरी बहू की वजह से। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। शिवांगी शारदा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। शारदा अपनी बहू के बर्फ के पलंग से बहुत ज्यादा खुश थी। गरीब परिवार में ऐसी चीज किसी खजाने से कम नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रीतम के काम से इम्प्रेस होकर शिवांगी के बाप ने प्रीतम को मैनेजर की पोस्ट पर रख दिया था। अब शिवांगी की ससुराल के हालात बदल रहे थे और सभी एक साथ बहुत खुश थे।